सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 4 तक हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 5 इसके बाद पार्ट 6 भी आएगा। पार्ट 6 के बाद आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। क्वेश्चन नंबर 201 है प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, इसके अलावा शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 202 है प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों में उचित पथ प्रदर्शन करना, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करना, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास करना और सामाजिक कुशलता का विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 203 है जॉन ड्यूबी के शिक्षा का आधार क्या था या जॉन ड्यूबी ने शिक्षा का आधार किसे बताया। तो जॉन ड्यूबी के शिक्षा के दो आधार थे, मनोवैज्ञानिक आधार और दूसरा सामाजिक आधार। क्वेश्चन नंबर 204 है योजना विधि के जनक कौन है, इस विधि के सोपानों को बताइए। योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। आपको एग्जाम में इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले पार्ट में आया था। प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है या प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है, तो किलपैट्रिक की देन है और इसे हम हिंदी में योजना विधि कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में सुपर टेट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, जॉन ड्यूबी के शिष्य थे ये किलपैट्रिक। कौन थे, जॉन ड्यूबी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार हैं, क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर है समस्या, सूचना, समानित समाधान या संभावित समाधान, इसके अलावा परीक्षण व प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 205 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है, तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 206 है राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है, तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 207 है एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है। एससीईआरटी का पूरा नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। तो एससीईआरटी का फुल फॉर्म पूछता है तो आप याद रखिएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी प्रकार एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 209 है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ, तो एनसीईआरटी का गठन हुआ था एनसीईआरटी का 1961 में और एससीईआरटी का गठन हुआ था 1981 में। और एनसीईआरटी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में है, और एससीईआरटी का मुख्यालय लखनऊ में है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ये जितना यहाँ पर मैंने बताया एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, एससीईआरटी का फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कब स्थापना हुई थी, सब एग्जाम में पूछता है आप लोग के। क्वेश्चन नंबर 210 है एनसीईआरटी कहाँ है, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय देखिए यहाँ पर नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 211 है बीआरसी का पूरा नाम क्या है, ब्लॉक संसाधन केंद्र, बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 212 है डाइट का पूरा नाम क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 213 है एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, यानी कि न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 214 है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। गांव में सबसे बड़ा कौन होता है, प्रधान, तो प्रधान ही यहाँ पर अध्यक्ष होगा। अब अगर सचिव पूछेगा तो सचिव कौन होता है, गांव में सबसे बड़ा प्रधान हुआ। और शिक्षा में प्राइमरी विद्यालय में सबसे बड़ा कौन होता है, वहां का प्रधानाध्यापक, तो ये होते हैं सचिव। इसके बाद ठीक देखिए नीचे यही क्वेश्चन पूछा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 216 है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 217 है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है,
राज्य हिंदी संस्थान बनारस में है या वाराणसी में है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 218 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 219 है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में मठ में प्रवेश के समय या मठ में प्रवेश के पूर्व सबसे पहले प्रवज्या संस्कार होता था। प्रवज्या संस्कार। क्वेश्चन नंबर 220 है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो किसमें? आदर्शवाद में। क्वेश्चन नंबर 221 है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो किसी निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह है प्रकृतिवाद के द्वारा दी गई शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 222 है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? यह विचार दिया रूसो ने, क्योंकि रूसो क्या थे? एक प्रकृतिवादी थे। क्वेश्चन नंबर 223 है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने किया? किसने किया? जॉन ड्यूबी ने किया। क्वेश्चन नंबर 224 है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उसमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता एवं भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच या विचार किसका है? तो यह सोच या विचार है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 225 है, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है? फ्रॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 226 है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा? बाल भवन किसने कहा था? स्कूल को बाल भवन किसने कहा था? याद रखिएगा आप लोग, गिजू भाई बधेका ने कहा था स्कूल को बाल भवन। और बालोद्यान या किंडरगार्टन किसने कहा था? फ्रॉवेल ने कहा था। ये भी आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? तो 1969 में। क्वेश्चन नंबर 228 है, शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा के प्रत्येक बच्चे तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 229 है, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 230 है, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? किसके हैं? शिक्षा के। क्वेश्चन नंबर 231 है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना एवं सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 232 है, विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है। विद्यालय या समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए कि विद्यालय या समाज में बिना किसी लिंग के भेदभाव के अगर कार्य हो रहा है, बिना किसी लिंग के भेदभाव के कार्य हो रहा है, चाहे कोई कार्यालय हो, चाहे विद्यालय हो या किसी प्रकार का कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री हो, वहां पर बिना लिंग के भेदभाव के समान रूप से कार्य व्यवहार सबसे हो रहा है, सभी से समान रूप से व्यवहार किया जा रहा है, चाहे कोई औरत हो चाहे कोई आदमी हो, तो उसे हम कहेंगे लैंगिक समानता। क्या कहेंगे? लैंगिक समानता, क्योंकि समान रूप से सबसे व्यवहार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 233 है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो शिक्षा का अर्थ विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में प्रयोग किया जाता है या विजय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 234 है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 235 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता दोस्तों शिक्षा में चार्ल्स पियर्स है। और वैसे अगर प्रयोजनवाद के जन्मदाता पूछेगा तो कौन है? आप लोगों को पता है, विलियम जेम्स है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता पूछा है, इसीलिए चार्ल्स पियर्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 236 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। क्वेश्चन नंबर 237 है, बालकों को बाल देवोभव की संज्ञा किसने दी? तो किसने कहा था बालकों को बाल देवोभव? गिजू भाई बधेका ने कहा था। और ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 238 है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है?
तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा 3 भागों में विभाजित है। और ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 239 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 240 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। क्वेश्चन नंबर 241 है, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण को दूर करने के सबसे पहला उपाय है शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है, नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा है, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। चौथा है, नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यानी कि पानी तभी स्वच्छ होगा जब हम उसको स्वच्छ रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 242 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1986 में हुआ। ऐसे भी 1986 आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1986 में ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986। इसके अंतर्गत आप लोगों को पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसी के अंतर्गत डाइट की स्थापना हुई। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें इसी से मिली, आप लोगों को पता है, तो ये याद होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 243 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः होने वाली वृद्धि से, जो लगातार तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से आज जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 है, बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या और दूसरा है कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। क्वेश्चन नंबर 245 है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव। क्वेश्चन नंबर 246 है, फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? किंडरगार्टन, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन नंबर 247 है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम, शिवम, अद्वैत की भावना में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव, ईश्वर को ही क्या, ईश्वर में ही सर्वोच्च मानव माना, यानी कि ईश्वर में ही सुप्रीम मैन है। वे क्या थे? अद्वैतवादी थे। उनका मानना था कि मनुष्यों में ही ईश्वर निहित है। क्वेश्चन नंबर 248 है, फ्रॉबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रॉबेल की रचनाएं हैं एजुकेशन ऑफ मैन, यानी कि मानव की शिक्षा, और दूसरी है मदर ऑफ प्ले सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 249 है, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जनसंख्या और शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे हम जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए, बल्कि इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत विकास के संबंध में भी जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 250 है, दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। दूरस्थ शिक्षा को हम पत्राचार माध्यम से शिक्षा भी जानते हैं, डिस्टेंस लर्निंग भी इसे हम कहते हैं। यह पद्धति अपने सामने बैठाकर अध्ययन करने में से सर्वथा भिन्न है। इस पद्धति में स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। तो दूरस्थ शिक्षा कैसी होती है? जिसमें आमने सामने शिक्षक या छात्र बैठ करके नहीं पढ़ाई करते, बल्कि वो दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, और इसमें सेल्फ स्टडी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद पार्ट 6 है, और इस तरीके से आपका सामाजिक अध्ययन पवन सीरीज का कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंच पाए, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको घंटी का निशान दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए,
आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी, सभी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इन सभी पवन सीरीज हो चाहे राजन सीरीज हो, सभी की आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी और इसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस बराबर चल रही हैं। आप लोगों को इंग्लिश की भी पीडीएफ मिलेगी जो कि मैं हैंड रिटन के माध्यम से खुद अपने हाथों से लिख करके बनाती हूँ, आप लोगों को पता है। इसके अलावा अगर वीडियो को भी आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को ऐसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट चैनल करता आ रहा है और लगातार ऐसे ही करता रहेगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।